नमस्कार, मैं राजेश। दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक अपना पढ़ने वाले हैं यह करंट अफेयर से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दा है। तो आज हम लोग इसे बहुत ही अच्छे से, बहुत सरल तरीके से हम लोग इसे समझते हैं, देखते हैं कि ये क्या है। ये वैवाहिक मैरिटल रेप से संबंधित है। आज का जो हमारा मुद्दा है यह मैरिटल रेप से संबंधित है, यानी वैवाहिक बलात्कार से। तो इसके आज हम लोग पक्ष विपक्ष इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी हम लोग हासिल करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यह न्यूज़ में कैसे आया। तो अगर हम लोग न्यूज़ को समझ लेंगे तो हमें ज़्यादा समझ आए खबरों में ये कैसे बना। तो मेरे भाई, हमें पता है कि हमारे भारत जैसे देश में वैवाहिक बलात्कार को अपराध नहीं माना गया है। अभी वैवाहिक बलात्कार क्या है अभी हम लोग देखते हैं डिटेल से। तो इसी को अपराध घोषित करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कई बार याचिका दायर किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने हर बार जो है ये वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने से मना कर दिया। तो अभी हाल ही में जो याचिका दायर किया गया था कि भैया ये वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित किया जाए, इसके लिए सज़ा का प्रावधान किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की टीम थी, इस पर सुनवाई कर रही थी। तो एक जज ने इसके पक्ष में, एक जज ने इसके विपक्ष में बात किया और दूसरे जज थे जो इसके पक्ष में बात किए। तो क्या पक्ष की बात है इसमें, क्या विपक्ष की बात है, इसको हम लोग अभी समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं ये मैरिटल रेप यानी वैवाहिक बलात्कार है क्या। तो मेरे भाई, वैवाहिक बलात्कार को आईपीसी की धारा जो है 375 में परिभाषित किया गया है बलात्कार को। तो ये अगर हम लोग सबसे पहले रेप को समझ लेंगे तब हम लोग मैरिटल रेप बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो ये आईपीसी क्या होता है मेरे भाई? इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, हर एक अपराध के लिए कौन सी सज़ा दी जाएगी यह हमें भारतीय दंड संहिता से पता चलता है। जैसे हमारा कानून है संविधान में ये लिखा गया है कि देश की शासन व्यवस्था कैसे चलाई जाएगी, देश की शासन व्यवस्था कौन चलाएगा, कैसे चलाएगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, उसकी योग्यता क्या होगी, इस सब के बारे में लिखा है हमारे संविधान में। तो बिल्कुल इसी तरह ये जो भारतीय दंड संहिता है इसमें ये लिखा गया है कि किस अपराध के लिए कौन सा सज़ा दी जाएगा। कोई व्यक्ति ये वाला अपराध किया तो इसे ये वाला सज़ा दिया जाएगा, और कोई व्यक्ति ये वाला अपराध किया तो उसको ये सज़ा दिया जाएगा। ये इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता से हमें पता चलता है। तो भारतीय दंड संहिता 375 में बलात्कार को परिभाषित किया गया। क्या किया गया परिभाषित? यदि कोई पुरुष किसी महिला के अनुमति के बिना जोर जबरदस्ती तरीके से बलपूर्वक उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन, यौन संबंध बनाता है तो इसे जो है रेप यानी बलात्कार कहा जाएगा। तो फिर लोगों ने बाद में देखा गया कि भैया बहुत लोग रेप नहीं कर रहे थे लेकिन उसके यौन अंगों के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, काफ़ी बदतमीजी वगैरह कर रहे थे। तो फिर इसमें जो है संशोधन करके इसकी एक नई परिभाषा बनाया गया कि यदि कोई पुरुष किसी महिला के अनुमति के बिना जोर जबरदस्ती तरीके से बलपूर्वक उसके साथ यौन संबंध बनाए या उसके यौन अंगों के साथ छेड़छाड़ करे तो इसे रेप कहा जाएगा। ये दिया गया धारा 375 में बलात्कार को परिभाषित किया गया है। लेकिन इसमें 2 ठो अपवाद जोड़ दिया गया। धारा 375 में अपवाद नंबर 1 क्या है? यदि कोई डॉक्टर मेडिकली ट्रीटमेंट के लिए किसी महिला का जो है यौन अंगों को हाथ लगाता है, छूता है, तो इसे रेप नहीं माना जाना चाहिए। जैसे 2 फिंगर टेस्ट। 2 फिंगर टेस्ट क्या होता है मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में बताया है कि जैसे किसी आज का जो भारत की बात करें, भारत जैसे देश हैं, यहाँ पर रेप को, किसी महिला का रेप हुआ है कि नहीं हुआ है, उसका आरोप सच है या झूठा है, इसका पता लगाने के लिए हमारे भारत जैसे देश में कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है। इसमें क्या होता है, डॉक्टर आज भी अवैज्ञानिक तरीका अपनाते हैं। उस महिला के जननांग में अपनी 2 फिंगर डाल के यह चेक करके अपने अनुमान से बताकर रिपोर्ट बना देते हैं, हाँ भैया ये उसके साथ रेप हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये होता है। इसके लिए उन्होंने अपवाद कहा कि अगर ऐसा कोई जननांग को छूता है कोई डॉक्टर मेडिकली ट्रीटमेंट के लिए तो उसे रेप न माना जाए। और दूसरा जो 375 का ये जो अपवाद नंबर 2 है, इसमें कहा गया कि अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी के मर्जी के बगैर जोर जबरदस्ती तरीके से बलपूर्वक इसके साथ यौन संबंध बनाए या उसके यौन अंगों के साथ छेड़छाड़ करे तो उसे अपराध नहीं माना जाना चाहिए यदि उसकी पत्नी जो है बालिग हो चुकी हो, यानी 18 साल के ऊपर हो। तो इसी को जो है उन्होंने 2 अपवाद जोड़ दिया।
अब जैसे मैंने अभी बताया कि कोई पुरुष जो है, अब अंतर समझ लीजिए, जैसे ये रेप और मैरिटल रेप में अंतर क्या होता है। जैसे रेप की अगर बात करें तो कोई भी पुरुष अपनी पत्नी की मर्जी के बगैर जोर जबरदस्ती तरीके से बलपूर्वक जो है, जैसे अगर रेप की बात कर रहे हैं हम लोग, पहले मैरिटल रेप की वही बाद में बात करते हैं, सबसे पहले रेप की बात कर लें। ये रेप में क्या है, अभी मैंने उसको बताया, कोई भी जैसे कोई भी पुरुष हो गया, किसी भी महिला के साथ जोर जबरदस्ती तरीके से बिना उसके अनुमति से बलपूर्वक उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाए या उसके यौन अंगों के साथ छेड़छाड़ करे, तो ये होता है रेप। लेकिन जब यही काम जैसे कोई पुरुष अपनी पत्नी के मर्जी के बगैर उसके साथ जोर जबरदस्ती तरीके से बलपूर्वक उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाता है, तो यह होता है, इसी को मैरिटल रेप कहा जाता है। तो भारत में जो है मेरे भाई, ये रेप के लिए, रेप को एक जो है क्राइम माना गया है, यह अपराध है। लेकिन ये जो मैरिटल रेप है, भारत में जो मैरिटल रेप है, यानी पुरुष के द्वारा जो ऐसी छेड़छाड़ किया जाता है, तो इसे अभी अपराध नहीं माना गया है। इसके लिए सज़ा का प्रावधान है, लेकिन इसके लिए कोई अभी सज़ा का प्रावधान नहीं किया गया है। तो लोग यही मांग कर रहे हैं कि धारा 375 का ये दूसरा अपवाद है, यानी जो पुरुष को अपनी पत्नी के जो है अपने पुरुष को खुला छूट दे रखा है कि वो अपने पत्नी के साथ कुछ भी करे, उसको जो है अपराध नहीं माना जाएगा। तो इसी को लोग अपराध घोषित करवाने के लिए लगे हैं कि भैया इसको भी अपराध कर दिया जाए। तो ये हम लोगों ने समझ लिया कि हाँ, ये भैया रेप क्या होता है, मैरिटल रेप क्या होता है, तो इसको हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में वो जज साहब जो थे, जो कह रहे थे कि भैया हाँ, जो ये इसे अपराध माना जाना चाहिए, यानी पक्ष में बात कर रहे थे, वो इसके पक्ष में उन्होंने कहा कि भैया देखिए, महिला का भी अपना आत्मसम्मान होता है, उसकी भी मर्जी होती है। कोई भी जैसे पुरुष महिला के अनुमति के बिना जो है उसके साथ जोर जबरदस्ती करता है, तो इसका मतलब उसके आत्मसम्मान से खिलवाड़ करता है, इसका मतलब उसकी मर्जी नहीं चल पा रही है, वो अपने जीवन का फैसला वो नहीं ले पा रही है कि हमें ये करना है कि नहीं करना है, उसकी मर्जी है कि नहीं है। तो इस मामले में जो है महिला का जो है उसको आत्मसम्मान को ठेस पहुंचता है, या उसके मर्जी के खिलाफ है, और जो है वो उसके जीवन को प्रभावित करता है। और इसके साथ साथ वो अनुच्छेद जो 21 है, जिसे प्राइवेसी या अपने जीवन का अधिकार जो है, यह उसका भी उल्लंघन करता है। तो इसलिए ये किसी को भी ऐसा अधिकार न दिया जाए को जोर जबरदस्ती तरीके से उसके बिना अनुमति से उसके साथ कुछ भी कर सके, चाहे पति हो या कोई और हो। तो ये बात उसने कहा कि अगर पति भी ऐसा करता है तो उसको भी अपराध माना जाए और उसको भी सजा दिया जाए, क्योंकि यह महिला के आत्मसम्मान से उसके जो है निर्णय के विरुद्ध है ये। तो ये बात कहा, ये जो जज साहब इसको सजा दिलवाना चाह रहे थे, और जो दूसरे जज साहब थे वो इसके विपक्ष में तर्क दिए, कहे कि भैया ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा भैया क्यों नहीं ठीक है, तो पहले जज साहब ने बताया कि भैया ये हम लोग सिद्ध कैसे करेंगे कि यह उनके बीच जो म्यूचुअल रिलेशन बना है, यह उनके मर्जी के हिसाब से बना है कि या उनके मर्जी के खिलाफ बना है। यह महिला तो किसी बात विवाद में आकर गलत आरोप भी लगा सकती है ना, ये तो एक गलत आरोप लगा देगी। तो कुछ लोगों ने कहा भैया गलत क्यों लगाएगी, इसका मतलब इसे कर देगी। तो उन्होंने कहा कि मान लीजिए अगर वो सही भी अपराध लगा रही है वो अगर हम लोग इसे सजा यहाँ घोषित कर देंगे, ये जो विवाह नाम की एक संस्था है यह ध्वस्त हो जाएगी, और विवाह नाम की संस्था कोई चीज़ नहीं रह जाएगी, इसको यह ढह जाएगी, तो इसको ऐसे ही रहने दिया जाए। कुछ लोगों ने कहा भैया ये तो महिला का आत्मसम्मान के खिलाफ आप बात कर रहे हैं। तो कहा देखिए भैया, ये महिलाओं के हित के बारे में हम बात कर रहे हैं। यदि कोई भी महिला जो है उनके साथ मान लीजिए शाम को जो है वो उनके बाद अच्छी खासी चल रही थी बातचीत, और उनके बीच म्यूचुअल रिलेशन हुआ, सुबह किसी बात पे विवाद हुआ और वो जाकर जो है शिकायत कर दी, पति जेल चला गया। अब जब वो जेल छूट कर आएगा तो उस महिला का आरती तो नहीं उतारेगा ना। इससे क्या हुआ कि बड़े मात्रा में तलाक होंगे, परिवार टूटेंगे, और ये जो विवाह नाम की संस्था है ये ध्वस्त हो जाएगी, और ये काफ़ी जो है उनका जो रिलेशन है सामाजिक जो एक सामाजिक प्रभाव में बहुत ज़्यादा जो है असंतुलन फैलेगा। तो उन्होंने कई सारा तर्क दिया, कहा कि भैया ये उनके ऊपर है, हम लोग क्या काम करें कि ज़्यादा से ज़्यादा समाज में जागरूकता बढ़ाएं, ये जो शादी की उम्र है इसको बढ़ाएं,
और समाज में शिक्षा की जो है जागरूकता बढ़ाएं, यानी शिक्षा को बढ़ाएं, जागरूकता को बढ़ाएं, शादी की उम्र को बढ़ा दें। लेकिन हम लोग इसे अपराध अगर घोषित कर देंगे तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, समाज का भी और परिवार का भी। तो ये सारा तर्क देकर उन्होंने बताया कि भैया ये समाज के लिए ठीक नहीं है, ये अपराध घोषित अगर हम लोग कर देंगे तो आगे चलकर ये बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अगर उनके बीच कुछ ऐसा होता है, वो लोग मैच्योर रहेंगे तो वो समझ लेंगे आपस में, कोई छोटा मोटा विवाद रहेगा तो आपस में ही एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन अगर उसमें कानून आकर उनके बेडरूम तक अगर पहुंचकर उनका फैसला लेने लगेगा तो ये उनके लिए भी और समाज के लिए भी ये ठीक नहीं है। तो ये सारा उन्होंने तर्क दिया अपना भी। तो इसलिए जो है मैरिटल रेप को अपराध घोषित नहीं किया गया, जो है इसे अपराध नहीं माना गया और इसके लिए कोई सज़ा का प्रावधान नहीं है। लेकिन इसमें यह जरूर किया गया है, अगर किसी की पत्नी 18 साल से कम है तो उसको जो है अपराध माना जाना चाहिए, उस पर केस दर्ज होगा। अगर वो 18 साल के ऊपर है, मैच्योर हो चुकी है, तो इसे अपराध नहीं माना जाएगा। अगर हम लोग निष्कर्ष की बात कर लें तो निष्कर्ष इसमें ये होना चाहिए कि भाई समाज में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता बढ़ाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा बढ़ाया जाए और जो है विवाह की उम्र है इसको बढ़ाया जाए। अगर लोग मैच्योर रहेंगे, शिक्षित रहेंगे, जागरूक रहेंगे तो ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझकर अपना जो है कार्य करेंगे, उससे जो है समाज पे जो है कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर हम लोग खुली भी छूट भी नहीं दे सकते और पूरी पाबंदी भी नहीं लगा सकते, क्योंकि यह जो है दोनों तरफ से ये जो एक सेंसिटिव मामला हो जाएगा और यह समाज के लिए ठीक नहीं होगा। तो इसको रोकने का एकमात्र जो न्यूट्रल मामला है यही कि भैया शिक्षा, जागरूकता और विवाह की उम्र बढ़ाकर लोगों को शिक्षित किया जाए, जागरूक किया जाए और इससे क्या होगा कि मामला बना रहेगा। नहीं तो जो है उधर भी मामला गर्म है, इधर भी गर्म है, तो ये दोनों तरह से ये ध्वस्त हो जाएगा। तो हम लोगों ने देख लिए ये वैवाहिक बलात्कार से संबंधित जो मुख्य प्रावधान थे, इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया।